A very good afternoon to everyone. I'm Manjula Gupta. Today be giving you a lecture on corporate governance. Let us start. What is corporate governance? Corporate governance is the system of rules, practices, and processes by which a firm is directed and controlled. Corporate governance essentially involves balancing the interests of a company's many stakeholders, such as shareholders, senior management, executives, customers, suppliers, financiers, etc. Since corporate governance provides the framework for attaining a company's objectives, it encompasses practically every sphere of management from action plans and internal controls to performance measurement and corporate disclosure. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रूल्स को, प्रैक्टिसेस को, प्रोसेसेस को शामिल किया गया है, जिसके द्वारा एक फर्म जो है वो संचालित हो रही है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम क्या क्या शामिल करते हैं? जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ जो पार्टीज हैं, ठीक है, जो जो जुड़ी हुई हैं पार्टीज, जैसे स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, या मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी फर्म्स के साथ जुड़ा है किसी भी सेंस में, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, फाइनेंशियर्स हैं, तो वो सब, उन सभी पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी डीलिंग विद ऑल सच पार्टीज. द नेक्स्ट इज की टेक्स अवे फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक स्ट्रक्चर है किसका? रूल्स का, प्रैक्टिसेस का, प्रोसेसेस एंड यूज्ड टू डायरेक्ट and manage a company. A company's board of directors is the primary force influencing corporate governance. Bad corporate governance can cast doubt on a company's operations and its ultimate profitability. Corporate governance covers the areas of environment awareness, ethical behavior, corporate strategy, compensation, and risk management. The basic principles of corporate governance are accountability, transparency, fairness, responsibility, and risk management. So these are the key takeaways. देखिए इसका क्या मतलब है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक स्ट्रक्चर है, रूल्स का, प्रैक्टिसेस का, प्रोसेसेस का, जितनी भी चीजें, जितने भी रूल्स एक कंपनी को मैनेज करते हैं, जिनके द्वारा कंपनी चलाई जाती है. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सबसे प्राइमरी फोर्स है, यानी जो उसको फ्रेम करते हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, जो उसको फ्रेम करते हैं. अगर हमारी जो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो अगर हमने अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की, तो उससे कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर एक डाउट क्रिएट होता है कंपनी के ऑपरेशंस पे कि कंपनी ठीक तरह से मैनेज नहीं हो रही है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर करता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एरिया, यानी हम जो भी कंपनी मतलब सर्कुलेट कर रही है, रूल्स पॉलिसीज फ्रेम कर रही है, दे शुड बी कम्युनिकेटेड विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. तो कंपनी कैनॉट हाइड इट इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर्स द एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इथिकल बिहेवियर, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कंपनसेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर करता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को, इथिकल बिहेवियर को, इथिकल होता है एथिक्स, यानी कंपनी जो एथिक्स फॉलो कर रही है, ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या बना रही है कंपनी. देन कंपनी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी है. कंपनी जो भी काम कर रही है ना, कंपनी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है. ट्रांसपेरेंसी फॉलो करनी है, कंपनी फेयर रहे अपनी डीड्स में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और रिस्क मैनेजमेंट यानी रिस्क उठाने में और उसको मैनेज करने में. द नेक्स्ट स्लाइड, what are the features of a good corporate governance? So there are some features of a good corporate governance. Number one is there are 8 significant features of good corporate governance, which include accountability, transparency, effective principles and policies, responsiveness, participatory decision-making process, efficiency, consensus-oriented operations, equitable administration in accordance with the rule of law. तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्या करती हैं? हाईलाइट करती हैं. ये सारी चीजें उनके बेसिक्स हैं, फीचर्स हैं. तो अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, अच्छे रूल्स पॉलिसीज होने बहुत जरूरी है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, यानी जो वो जितनी भी पार्टीज हैं उन सबको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कंपनी खुद अपने डिसीजन ले रही है. एफिशिएंसी होनी चाहिए, कंपनी एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है. कंसेंसस ओरिएंटेड ऑपरेशन, यानी हमने जितना भी कार्य करना है ना, कंसेंसस यानी हमने सबकी सहमति के साथ, सबकी राय लेकर के उस चीज को आगे बढ़ाना है. इक्विटेबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, यानी किसी के साथ कोई बायस्ड या पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स. द नेक्स्ट इज
What are the principles of corporate governance? Let us discuss about the principles of corporate governance. So while there can be as many principles as a company believes make sense, some of these more well known include the following. Fairness. देखिए फेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कंपनी की डीलिंग्स में. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट ट्रीट शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, वेंडर्स एंड कम्युनिटीज फेयरली एंड विद इक्वल कंसिडरेशन. यानी कंपनी को अपने डायरेक्टर्स का, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपने शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉइज को, वेंडर्स को, जितने भी कंपनी जितने के साथ भी डील करती है, परचेज सेल के ट्रांजेक्शंस हैं या कम्युनिटीज हैं, कंपनी को उनको अच्छे तरीके से डील करना चाहिए. सेकंड जो है दैट इज ट्रांसपेरेंसी. The board should provide timely, accurate and clear information about such things in financial performance, conflicts of interest and risk to shareholders and other shareholders. तो कंपनी की जो डीड्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है. देन रिस्क मैनेजमेंट. कंपनी की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दैट इज टू टेक रिस्क्स, दैट इज टू मैनेज द रिस्क्स. द बोर्ड एंड मैनेजमेंट मस्ट डिटरमिन द रिस्क्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड हाउ बेस्ट टू कंट्रोल देम. किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है. दे मस्ट एक्ट those recommendation to manage them. They must inform all relevant parties about the existence and status of the risk. यानी जितने भी risks हैं उनको कंपनी को जो है वो timely जो है सबको communicate करना बहुत जरूरी है. So these are the principles of corporate governance. I told you about fairness, transparency and risk management. Now I'm coming to the models of corporate governance. Very important models. Anglo-American, I will tell you about the models first. Anglo-American model, then German model, Japanese model, social control model. So these are the models about what I'm talking about. Number one, I'll be discussing with you is Anglo-American model. What is Anglo-American model? Under the Anglo-American model of corporate governance, the shareholder rights are recognized and given importance. They have the right to select all the members of the board and the board directs the management of the company. Some of the features of this model are, देखिए सबसे पहले क्या है कि एंग्लो अमेरिकन मॉडल जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो द शेयर होल्डर राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो उनको क्या, उनकी क्या राइट्स हैं? शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू सेलेक्ट ऑल द मेंबर्स. शेयर होल्डर्स ही जो है वो सारे मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे बोर्ड के, और बोर्ड डायरेक्ट करेगा मैनेजमेंट को, अपनी कंपनी की जो मैनेजमेंट है. तो उसके कुछ फीचर्स हैं इस मॉडल के कि दिस इज अ शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल, यानी पूरा फोकस जो है वो शेयर होल्डर की तरफ दिया गया है, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं. इसीलिए इसको एंग्लो सैक्सन अप्रोच भी कहा गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, क्योंकि ये एक बेस फ्रेम करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इन ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन सब जगह पर. देन डायरेक्टर्स आर रियली इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट. वहां पर डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है मैनेजमेंट से, मतलब जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डायरेक्टर्स खुद लेते हैं. वहां के जो शेयर होल्डर्स इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं वो खुद सभी डिसीजंस लेते हैं. कंपनीज आर रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स हु हैव नेग्लिजिबल ओनरशिप स्टेक. कंपनीज जो हैं वो प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो कि हायर किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. और बिल्कुल क्लियर है, जैसे हम कंपनीज में के फीचर में हम पढ़ते भी हैं कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट इन केस ऑफ कंपनी. ऐसा क्यों होता है? सो दैट कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन किए जा सके. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. Then the disclosure norms are comprehensive and rules against the insider trading are tight. तो जितने भी डिस्क्लोजर नॉर्म्स है, कंपनी को जो जो अपनी पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है, पब्लिक करनी है, उनके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है. उनके वो रूल्स जो है वो थोड़े टाइट हैं, यानी कुछ सिक्योर्ड है, कुछ कॉन्फिडेंशियल है. Small investors are protected and large investors are discouraged to take active role in corporate governance. जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया जाता है कि वो एक्टिव रोल ले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है. Then German model. Second model I'm talking about is German model. This is also called European model. सबसे बड़ी बात है कि जैसे वो एंग्लो अमेरिकन अमेरिका के क्षेत्र में ज्यादा यूज किया जा रहा था, तो जर्मन मॉडल जो है इसको हम यूरोपियन मॉडल के नाम से जानते हैं. ये पूरे यूरोप में मोस्टली फॉलो किया जाता है. इट इज बिलीव दैट वर्कर्स आर वन ऑफ द की स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी. अब क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं फर्स्ट लाइन में ही कि वर्कर्स हमारे जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी में, दे शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. वर्कर्स को सारे राइट है. तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि ये बेसिकली जो मॉडल है
that highlights the rights of the workers, that protects the rights of the workers. ये worker based model है. तो corporate governance is carried out through two boards, therefore it is also known as two tier board model. These two boards are, दो boards जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं, या दो boards के द्वारा जो है वो corporate governance की जाती है. वो boards कौन कौन से हैं? Number one is supervisory board. The shareholders select the elected members of supervisory board. Employees also elect the representatives for supervisory board, which are generally 1/3 or half of the board. तो सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है, एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाई जाती है. सुपरवाइजरी बोर्ड क्या करता है? वहां पे शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड, और वहां पर जितने भी मेंबर्स हैं उस बोर्ड के मेंबर्स को भी इलेक्ट किया जाता है. और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट बोर्ड क्या करता है? सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करता है, मॉनिटर्स द बोर्ड मैनेजमेंट. वो बोर्ड मैनेजमेंट को देखता है, यानी जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, दैट इज सुपरवाइजरी बोर्ड. सुपरवाइजरी बोर्ड इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट. They have the right to dismiss the management board and reconstitute the same. Then number third I'm talking about is the Japanese model. The Japanese companies raise significant part of capital through banking and other financial institutions. Japanese company क्या करती है? वो अपनी जो capital है वो कैसे raise करती हैं? बैंकिंग के द्वारा या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा. सिंस द बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टेक्स अ वेरी हाई इन बिजनेसेस, दे आल्सो वर्क क्लोजली विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो वो कंपनी की साथ देखो क्या होता क्या है, कंपनी जो है ना वो टोटली डिपेंडेंट होती है फंड्स के ऊपर, है ना. तो कंपनी अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बैंकिंग और अदर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अदा करती है. तो क्योंकि बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन का जो स्टेक है, जो उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है बिजनेस में, तो दे ऑल्सो वर्क क्लोजली विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो कंपनी की मैनेजमेंट के साथ वो भी बहुत ही कीन इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं. The shareholders and main banks together appoint the board of directors and the president. Shareholders और जो main banks होते हैं वो इकट्ठे मिलकर के board of directors को और president को appoint करते हैं. तो in this model along with the shareholders, the interest of the lender is recognized. तो उनके interest of जो lenders हैं उसको भी protect किया जाता है, उसको मान्यता दी जाती है. The number fourth model I'm talking about is social control model. Social control model of corporate governance argues for full-fledged stakeholder representation in the board. Stakeholder की पूरी तरह से full-fledged representation होनी चाहिए board में. According to this model, creation of stakeholders board over and above the shareholders determined board of directors would improve the internal control systems of the corporate governance. देखिए सबसे important क्या है इस model के हिसाब से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है? उनको ही सारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंट्रोल करना है, ठीक है, बोर्ड को कंट्रोल करना है. ये जो उनके द्वारा डिटरमिन किया गया बोर्ड है, उनके द्वारा जो अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो इंप्रूव करेंगे द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. द नेक्स्ट इज द स्टेक होल्डर्स बोर्ड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन from shareholders, employees, major consumers, major suppliers, lenders, etc. Stakeholder boards में किस किस की रिप्रेजेंटेशन होती है? शेयरहोल्डर्स की, एम्प्लॉइज की, मेजर कंज्यूमर्स की, मेजर सप्लायर्स की और लेंडर्स की. Then I'm coming to Indian model. Indian model देखिए as its name indicates Indian, so it arised from India. In India, there are mainly three types of companies: private company, public sector undertaking. तो भारत में जो है बेसिकली तीन तरीके की कंपनीज होती है. प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, and public sector undertaking. So each of these companies had distinct kind of shareholders pattern. उनका सबका अपना अपना रन करने का जो तरीका है, जो उनके रूल रेगुलेशंस है, वो डिफरेंट है. तो thus corporate governance model in India is a mix of Anglo-American and German models. तो हमारे भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल जो है ना वो क्या है? एंग्लो अमेरिकन और जर्मन मॉडल का मिक्स है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले वाले में हमने एंग्लो अमेरिकन में बात की थी कि शेयर होल्डर्स का जो राइट है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, और जर्मन मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉइज की रिप्रेजेंटेशन को. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू, राइट? So these were the models I have talked about. Now I would tell you about the corporate governance in India. The organizational framework for corporate governance initiatives in India consists of the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India. SEBI monitors and regulates corporate governance of the listed companies of India through Clause 49.
देखिए हमारे जो देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे लागू किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे भारत में जो है ये इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा लिए गए थे और सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के द्वारा। अब क्योंकि ये दोनों पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली इनका रोल ही ज्यादा होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो सेबी क्या करता है, मॉनिटर करता है एंड रेगुलेट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ऑफ द लिस्टेड, जो कि लिस्टेड है कंपनीज की क्लॉज 49 के हिसाब से, जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं भारत में। तो दिस क्लॉज इज इनकॉर्पोरेटेड इन द लिस्टिंग अग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस विद द कंपनीज एंड इट इज कंपल्सरी फॉर लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनीज जितनी भी होती हैं उनके लिए जरूरी है, लिस्टेड यानी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इन कॉम्प्ली विद इट्स प्रोविजंस, एमसीए थ्रू इट्स वेरियस अपॉइंटेड कमिटीज and forums such as National Foundation for Corporate Governance, a non-profit trust, facilitates exchange of experiences and ideas among corporate leaders, policy makers, regulators, law enforcing agencies, and government organizations. So this is the way in which corporate governance in India governs. So now the legal framework for corporate governance in India, it is followed by the Companies Act 2013. It is followed by the Securities Board of India. Then what is the standard listing agreement? So I would be telling you first about the legal framework of corporate governance. So it is run by Companies Act 2013. It is a key legal framework in terms of the corporate governance in India. तो बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं जो या चेंजेस हैं जो कि स्टार्ट हुए इस एरिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो मैं आपको इसमें मेजर जो हाईलाइट है वो बताने जा रही हूँ। तो कमिटी, देखिए ये जो एक्ट है ना, ये मैंडेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉलोइंग कमिटीज। कौन कौन सी कमिटीज जो है वो इसके अंदर हमें फ्रेम करनी बहुत जरूरी है। ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। तो उसके बाद है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। देखिए इसको हम इसको एब्रीविएशन जो है दैट इज सेबी। सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल for monitoring and regulating the corporate governance of listed companies by virtue of clause 49, which has incorporated in the listing agreement of stock exchanges with companies. तो सेबी क्या करती है, सेबी वर्क करती है टू इंश्योर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इट इज कंपल्सरी फॉर द लिस्टेड कंपनीज टू अबाइड। तो सभी ये जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उनके लिए ये जरूरी है कि वो क्लॉज 49 की जितनी भी प्रोविजंस है उनको फॉलो करें। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या होता है स्टॉक एक्सचेंजेस का। देखिए कंपनीज की ना अपनी लिस्टिंग होती है, हैव लिस्टेड उनके जो शेयर्स है ना, जैसे शेयर्स को हम जब सेल और परचेज करते हैं तो ये जरूरी है पहले वो रजिस्टर हो कंपनीज, जितनी भी हमारी ये जो शेयर से रिलेटेड कंपनीज है। तो निफ्टी है या स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे अपना सेबी है ना। तो सेबी इज ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये दीज आर द टाइप्स। तो सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑल सच कंपनीज। तो लिस्टेड का मतलब यही है कि जिनके शेयर्स लिस्टेड हैं सेबी के साथ। क्लॉज 49 इज अ फर्म स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया among the listed companies. Clause 49 mandated the constitution of the following procedures that aim for fair and good governance. वो क्यों बनाया गया ये रूल लिस्टिंग वाला, ताकि बहुत अच्छे तरीके से जो है कंपनीज की जो डीलिंग है वो चले, यानी उनकी ट्रांसपेरेंसी रहे डीलिंग में, फेयरनेस हो, जस्टिफाइड हो। तो इसलिए ये लिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारा प्रिवेल हुआ। तो व्हाट इज क्लॉज 49? देखिए अभी तक मैंने पीछे आपके क्लॉज 49 की बात की है, तो वो क्या है। Let us discuss about clause 49, the composition of board of directors. 49 stated the board of directors should comprise a definite number of independent directors. At least 1/3 of the board shall be comprised of the independent directors, wherein the chairman of the board is a non-executive director. So however, an independent director shall not be an executive director of the relative of the process. The number 2 is audit committee. So the constitution of audit committee shall be comprised of at least 3 directors as members and 2/3 of such directors as the independent directors. Now number 3 is mandatory disclosure of financial information. The system of periodical disclosure of the financial and commercial information relating to specified transaction and the details of remuneration of directors is to facilitate and ensure transparency in regulating the administration of the operations. Then the CFO certification, CEO and CFO, this certification भी जरूरी है to ensure the financial statements have been duly reviewed and the same are in compliance with the laws and regulation and therefore responsible
for accepting the internal control system of the company. The report and compliance, so it is a separate section है जिसमें आपको annual report which states that the company rules and standards in compliance with the corporate governance. Every company is supposed to frame a report, annual report at the end of the company and release it, है ना? And company का जो CEO है वो sign करता है annual report को. तो what are the emerging trends in corporate governance? Number one is shareholder influence अब बढ़ रहा है, universal proxy cards, enterprise risk management, then climatic change, and this is so. At this point, I am winding up my presentation. Thank you, all of you.